हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको ग्रामर की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। ठीक है, जैसा आपको पता है कि आपका जो पैटर्न है, बोर्ड का जो पैटर्न है आपका, उसमें आपका जो ग्रामर पोर्शन आएगा उसमें आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा आपका, उसमें आपको जो है 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 1 to 12 एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस हैं 12, ये किस चीज़ में आएंगे, आपके क्या सिलेबस है इसका। तो जो भी आपने पढ़ा होगा ना, टेंसेस आपने पढ़े हैं, मॉडल्स आपने पढ़े हैं, नरेशन आपने पढ़ा होगा, आपने सब्जेक्ट वर्ब कंकोड पढ़ा होगा, तो ये जो भी आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं ना आपने, उसी में से आपके जो क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे। लेकिन इनकी कोई डेफिनेशन या कुछ ऐसे नहीं पूछेगा कि बताओ यहाँ पे नरेशन किसको कहते हैं, ऐसे कुछ नहीं आएगा। जस्ट आपको एक्सरसाइज जो आप करते हैं ना, उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ ए लेटर। तो यहाँ पे लेटर का छोटा सा पोर्शन दिया है आपको। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज दिया गया है, इसकी यहाँ पे कौन सी वर्ब जो है वो सही होगी। इट वॉज एग्रीड दैट द टीचर वुड। तो यहाँ पे दो फॉर्म आ सकती हैं, या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, है ना। यहाँ पे आप वुड के बाद क्या लिख सकते हैं, वुड के बाद आप लिख दोगे यहाँ पे ऑर्गेनाइज, राइट। या फिर अगर हम यहाँ पे दूसरा हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है वुड बी ऑर्गेनाइजिंग, वुड बी ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है आपके वो ठीक हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज की जगह पे आप खाली ऑर्गेनाइज भी लगा सकते हैं और इसके जगह पे आप बी ऑर्गेनाइजिंग भी यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम एन ई साइन रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, यहाँ पे जो दिया ये एनेक्साइटी वाला, और इसमें से आपको एक इनकरेक्ट वर्ड दिया होगा यहाँ पे, है ना, कोई एरर होगी यहाँ पे, आपको इसको ढूंढना है और उसकी जगह पे करेक्ट वर्ड जो है आपको यहाँ पे लिखना है। लिखेंगे कैसे आप अपनी आंसर शीट में, जैसे यहाँ पे लिखा है ना ये एरर और करेक्शन, ऐसे ही आप टेबल बनाएंगे अपनी आंसर शीट में। और यहाँ पे एरर के नीचे तो आप लिखेंगे जो वर्ड आपका एरर आएगा, अभी मैं पढ़ूंगी जब इसको, और यहाँ पे करेक्शन की जगह पे आप लिखेंगे कि उस वर्ड की जगह पे आपने क्या यूज़ किया है। पढ़ते हैं। एनेक्साइटी इज अ मैनिफेस्टेशन, ठीक है, ऑफ द माइंड बीइंग अफ्रेड, ऑफ द माइंड बीइंग अफ्रेड ऑफ। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना वेंचर, यहाँ पे एरर में तो आप लिखेंगे इसको वेंचर को, यहाँ पे लिख देंगे हम, छोटा छोटा लिखना आप, है ना। और यहाँ करेक्शन के नीचे आप क्या लिख कर आएंगे, यहाँ पे करेक्शन के नीचे आप लिख कर आएंगे यहाँ पे वेंचरिंग, ING फॉर्म, है ना ये। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। लिखने का फॉर्मेट यही है कि पहले आप एरर के नीचे एरर लिखेंगे, जो भी आपको एरर लगेगा यहाँ पे, और करेक्शन के नीचे आप लिखेंगे यहाँ पे जो आप वर्ड यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ एरर। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है आपका नरेशन का पार्ट, है ना। रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द चीफ गेस्ट एंड द स्टूडेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई करेक्टली। तो पहले चीफ गेस्ट ने क्या कहा, हु इंस्पायर्ड यू टू लर्न क्लासिकल डांस, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, फिर आपका स्टूडेंट ने क्या रिप्लाई किया, आई वॉज इंस्पायर्ड बाय माई ग्रैंडफादर हु वॉज अ रिनोड डांसर। तो यहाँ पे दो आपको स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों डायरेक्टली पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, इनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे पहला तो आपका इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है, द चीफ गेस्ट आस्क द स्टूडेंट। जब ऐसे क्वेश्चन वर्ड वाले आएंगे तो आप कैसे पूछेंगे, आस्क वाले हम यहाँ पे जो है वर्ड ऐड करेंगे, यहाँ पे आस्क द स्टूडेंट हु हैड इंस्पायर्ड द स्टूडेंट टू लर्न क्लासिकल डांस। तो चीफ गेस्ट का स्टेटमेंट पूरा हुआ यहाँ पे। अब बच्चे ने क्या रिप्लाई किया, स्टूडेंट रिप्लाइड, यहाँ पे आपको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे द स्टूडेंट रिप्लाइड। तो रिप्लाइड के बाद आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, रिप्लाइड दैट, तो हमने दैट लगाया। अब स्टूडेंट हमें नहीं पता कि वो गर्ल है या बॉय है, नहीं पता ना हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप ही भी लगा सकते हो और शी भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप ही लगाना चाहे आप शी लगाना, ठीक है। अगर ऑप्शन में आएगा, बाई चांस अगर ऑप्शन में आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना, अदरवाइज आप ही और शी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दैट रिप्लाइड दैट ही शी। तो यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट में दिया हुआ है आपका, है ना, इसने कहा ना कि आई वॉज इंस्पायर्ड, तो पास्ट किस में चला जाएगा आपका, इंडेफिनिट सिंपल परफेक्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शी और ही हैड बीन इंस्पायर्ड, ठीक है, बाय। अब अगर आपने यहाँ पे लिखा है शी तो आप यहाँ पे लिख देना हर, है ना। और अगर आपने यहाँ पे लिखा है ही तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, हिज, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय हिज और हर ग्रैंडफादर, हमने यहाँ पे लिखा ग्रैंडफादर, हु वॉज ए रिनोड डांसर, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे दो बार तो ऐसे वॉज आ रहा है ना यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला, इसको कहीं पे नोट कर लेना है, आप जैसे भी इसको याद कर सकते हैं तो याद कर लेना, रूल ही आपको याद करना है।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, हैड बीन इंस्पायर्ड यहाँ पे, तो आप इसको सिंपल ऐसे लिख दो कि ही शी वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज हर ग्रैंडफादर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हु हैड बीन अ रिनोड डांसर, आप यहाँ पे भी इसकी जगह पे भी लिख सकते हैं हु हैड बीन अ रिनोड डांसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारा फिर से आपका नरेशन का ही पार्ट आ गया है यहाँ पे, तो नरेशन वाला पार्ट देख लेते हैं। ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइस, ये तो बहुत ही आसान सा है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ही सेड टू देम, अब कोई किसी से कुछ कह रहा है तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आप अगर ऐसे ऑप्शन आए ना तो ऑप्शन में आप आपको क्या करना चाहिए, पहले आप ऑप्शंस को ना एलिमिनेट कर दिया करो। अगर आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा तो सीधा सीधा आप उसको एलिमिनेट कर दो। देखो यहाँ पे टेल्स वाला तो आएगा ही नहीं, ठीक है, ये तो पास्ट में है, ये प्रेजेंट का है, तो इसको आप छेड़ोगे नहीं, इसको आप बिल्कुल ऐसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बच गई आपके पास में, 3 ऑप्शन बच गए हैं, मतलब ही टोल्ड देम, ही आस्क्ड देम, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पे ही सेड टू देम, ठीक है, तो यहाँ पे टोल्ड देम आप नहीं लगाओगे। यहाँ पे देखो ये डोंट मेक वाला नहीं यूज़ करेंगे, तो ये वैसे एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इसको टोल्ड देम वाला ऑप्शन हम नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे, यहाँ पे ही आस्क्ड देम। उसके बाद सेड टू जो है आपका आस्क में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे देम। उसके बाद यहाँ पे डोंट मेक अ नॉइस, ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंस है ना यहाँ पे। अब डोंट को हम किस में चेंज कर देंगे, यहाँ पे नॉट टू क्या है, आगे स्टेटमेंट क्या है, नॉट टू मेक ए नॉइस, तो आपका यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे देखो क्या करना है, ऑल दो शी थॉट शी न्यू ऑफ द सब्जेक्ट द टीचर आस्क अ फ्यू डिटेल्स शी हार्डली रिमेंबर्ड, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल दो शी थॉट शी न्यू, उसको लगता था, तो मैनी तो यहाँ पे नहीं आएगा, मैनी नहीं, ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना, काउंटेबल तो कोई है नहीं ना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद होल ऑफ द सब्जेक्ट भी नहीं आएगा यहाँ पे, अगर उसको पूरा ही आता तो वो ऐसा सोचती क्यों, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा मच, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मच ऑफ द सब्जेक्ट। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका आंसर जो जाएगा इट विल बी मच ऑफ द सब्जेक्ट द टीचर आस्क अ फ्यू डिटेल्स शी हार्डली रिमेंबर्ड। नेक्स्ट आपका नंबर 6 इज आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस अबाउट लर्निंग फ्रॉम अ मिस्टेक एंड सप्लाई द करेक्शन। आपको वही एरर वाला पोर्शन ही दे दिया जैसे पहले आपको दिया था, तो ऐसे इसी फॉर्मेट में लिख कर आना है, एरर के नीचे एरर, करेक्शन के नीचे यहाँ पे आपको जो आप वर्ड लिखेंगे वो आप लिख कर आएंगे। यहाँ पे हैव यू एवर लर्न, यहाँ पे हैव यू एवर लर्न, आपको पता है कि आपने जैसे बोला ना, जैसे क्लास में आपको कभी पूछते हैं कि हैव यू डन योर होमवर्क, ऐसे पूछते हैं ना, स्टेटमेंट याद करने के लिए, आप समझने के लिए कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सीधा सा हमें दिख रहा है ना कि यहाँ पे तो V3 आना चाहिए, वर्ब की 3rd फॉर्म आना चाहिए, बट यहाँ पे V1 लगा है, तो सिंपल सा कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे एरर वाले पार्ट में यू विल राइट लर्न एंड इन दी करेक्शन यू विल राइट LEARNT, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका लर्न। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लर्न की जगह पे आपको बस टी ऐड कर देना है इसमें, तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लर्न, टी लगा दिया और यहाँ पे आप लिख देना लर्न। आपको लिख के दोनों आने हैं, कभी आप ऐसे करेक्शन लिख कर आ जाओ, है ना, तो जैसे फॉर्मेट आपको दिए गए हैं आपको वैसे ही अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द हेडलाइन ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट। फिर से देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आपको हेडलाइन दे दिया, न्यूज़पेपर में जैसे हेडलाइंस आती हैं आपको करेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए, मतलब यू हैव टू चूज दी करेक्ट ऑप्शन। देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेना है, स्टेटमेंट क्या है, 2 चिल्ड्रन डाइज ओके आफ्टर मैसिव फायर ब्रेक्स आउट इन तिरुपति। यहाँ पे देख लो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चिल्ड्रन, यहाँ पे 2 चिल्ड्रन क्या है, ये हैं आपके प्लूरल, कैसे सब्जेक्ट है हमारे, ये सब्जेक्ट है हमारे प्लूरल। अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे प्लूरल होनी चाहिए, डाइस की जगह पे, है ना, तो डाइस तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो डाई की जगह पे यहाँ पे क्या ना, डाइस की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाई। मतलब आपका एक तो ये वाला ऑप्शन हो गया, बी वाला ऑप्शन, है ना, ये वाला हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ये आप इसमें करेक्शन है आपका। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे उसके बाद इधर आओ 8 वाले क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, यहाँ पे पढ़ते हैं चलो इसको। शी डैश इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, ये तो आपको पता है फ्रेजल वर्ब है ये तो आपकी, है ना, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रोक डाउन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोक डाउन। तो ब्रोक डाउन जो आपकी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, है ना, जब हम इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा तो कंट्रोल खो देंगे, हम लोग क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं, इतना ज़्यादा हम इमोशनल हो जाएंगे कि हम रोना स्टार्ट कर देंगे, तो उसको ही कहा जाता है आपका ब्रोक डाउन, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है कि जब वो स्पीच दे रही होगी तो वो काफ़ी इमोशनल हो गई है, जिसकी वजह से उसने वो क्या करने लगी, मतलब वो उसने रोना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रितु एंड रणदीप आर टॉकिंग। रितु एंड रणदीप आर टॉकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्ट रितुस क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, रिपोर्ट मतलब ये नरेशन वाला ही पार्ट है हमारा। रितु ने पूछा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब आपको पता है कि ये किस में दिया हमें, ये हमें दिया है प्रेजेंट में, है ना। प्रेजेंट का हमें कॉन्टीन्यूस वाला जो पार्ट है ये दिया गया है, ठीक है। अब हमें पता है कि प्रेजेंट वाला किस में चेंज होगा, प्रेजेंट वाला चेंज होगा आपका पास्ट में, और यहाँ पे कॉन्टीन्यूस है तो वो भी किस में चेंज होगा, आपका पास्ट कॉन्टीन्यूस में। नेक्स्ट बात क्या है यहाँ पे कि इंटरोगेटिव है, तो आपको इंटरोगेटिव में ही इसको चेंज करना है। तो देखो क्या बनेगा आपका आंसर, आस्क के बाद लिखेंगे रितु आस्क, किससे पूछा, रणदीप से, ठीक है। तो रितु आस्क रणदीप वेयर, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो वेयर से स्टार्ट करना पड़ेगा, वेयर। जब हम इसको डायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यहाँ पे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया वेयर आर यू गोइंग। अब हम क्या करेंगे, हम पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे यहाँ पे, है ना। तो रणदीप लड़का ही है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा वेयर ही, वेयर ही। अब क्योंकि ही सिंगुलर है तो कॉन्टिन्यूस में करने के लिए क्या जाएगा आपका वॉज, तो वेयर ही वॉज गोइंग एंड देन फिनिश। यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया, ओके। नेक्स्ट है आपका रीड द डायलॉग बिटवीन अ लाइब्रेरियन एंड अ स्टूडेंट, ठीक है। क्या करना है हमें, इसको नैरेट ही करना होगा, हाँ मतलब ऑप्शन फिल करना है। लाइब्रेरियन वेलकम बैक, इट्स गुड टू सी यू यंग मैन, ओके। स्टूडेंट थैंक्स, आई वॉज ओवरलोडेड विद असाइनमेंट सो आई हैव नॉट विजिटेड द लाइब्रेरी दिस वीक। इस कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे आपको हमें क्या करना है, डायलॉग को रिपोर्ट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको क्या है, क्या बनेगा। द लाइब्रेरियन ग्रीटेड द स्टूडेंट वार्मली, ओके, एक्सप्रेसिंग प्लेजर एट हिज विजिट। तो जब वो बच्चा वहाँ पे आया तो वो अच्छे से उसको ग्रीट करते हैं, ग्रीट करती है स्टूडेंट को, है ना। द स्टूडेंट थैंक्ड हर, उसको थैंक यू बोलता है, उसको क्या बताता है, उसने उसको क्या रीज़न दिया कि वो क्यों नहीं आया। तो देखो यहाँ पे आपका क्या था, वो कहता है यहाँ पे थैंक्स आई वॉज ओवरलोड विद असाइनमेंट। चलो इसको चेंज करते हैं यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्लेन दैट। अच्छा ऑप्शन दिए आपको यहाँ पे, देखो तो ऑप्शन 1 2 3 एंड 4, 4 ऑप्शन दे दिए आपको, मतलब 1 ये 2 बी वाला और ये सी वाला और ये डी वाला। एक्सप्लेन दैट, ओके। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप करोगे ही इज़ ओवरलोडेड तो नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। ही इज़ ओवरलोडेड तो हमारा ऑप्शन गलत ही हो जाएगा, इसको हटा दो यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे ही हैज़ बीन यहाँ पे कहीं से कहीं तक आ सकता है क्या, ही हैज़ बीन, आई वॉज नहीं, ही हैज़ बीन भी नहीं आएगा यहाँ पे, हटा दो इसको, ही हैज़ बीन वो तो प्रेजेंट के लिए तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको नहीं करेंगे। तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन हो गया। अब इधर आओ, ही हैड बीन ओवरलोडेड विद या ही वॉज ओवरलोडेड विद। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो क्योंकि वो है यहाँ पे वो बोल रहा है कि आई वॉज ओवरलोडेड, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ही हैड बीन ओवरलोडेड, ही हैड बीन ओवरलोडेड विद असाइनमेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपका। 1 मिनट 1 सेकेंड, इसमें चेक कर लूँ मैं, ओवरलोडेड सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यहाँ पे, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम ए सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, ओके। माई मदर इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ मम हु विल डैश एंड फेंट एंड शिवर, डार्कनेस डजंट स्केयर हर, व्हेन इट थंडर्स शी वोंट डैश। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु विल बी स्क्वीलिंग, अच्छा हु विल बी स्क्वील, विल बी देखो यहाँ पे ना हु विल बी, 1 मिनट, अच्छा ऑप्शन एलिमिनेट करके देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है आपका माई मदर इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ मॉम, ओके, हु विल, शी वॉन्ट हैव, क्वियर, अच्छा ठीक है। यहाँ पे सिंपल ही आपका ये वाली वर्ब्स आ जाएंगी यहाँ पे आपके सिंपल, ये वाली स्क्वील एंड क्विवर। यहाँ पे देखो हु विल स्क्वील एंड फेंट, हु विल स्क्वील, स्क्वील का मतलब क्या होता है यहाँ पे, स्क्वील का मतलब होता है खुशी की वजह से चिल्लाना, बहुत हैप्पीनेस हो रहा है तो ऐसे किलकारियाँ मारना, बिल्कुल, तो स्क्वील हो जाएगा। डार्कनेस डजंट स्केयर हर, व्हेन इट थंडर्स शी वॉन्ट, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वियर। क्वियर का मतलब क्या होता है कि जब थंडर होगा तो वो बिल्कुल भी कांपेंगी नहीं। क्वियर का मतलब क्या होता है, क्वियरिंग मतलब कांपना है ऐसे। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। तो आपको यहाँ से एरर ढूंढनी है और आपको यहाँ पे क्या करना है, करेक्शन निकालना है। चलिए देखते हैं।
प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, 28th कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो, नेटवर्क एंड इंटरेक्ट विद इंडस्ट्री लीडर्स, लिव एंड ऑन पर्सन, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये आपको फॉर्मेट यूज़ करना है यहाँ पे। तो नेटवर्क एंड इंटरेक्ट विद इंडस्ट्री लीडर्स, लिव एंड ऑन पर्सन नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा, लिव इन पर्सन यहाँ पे होगा। यहाँ पे ऑन पर्सन कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा लिव इन पर्सन। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ये 12 क्वेश्चन है ये हमने कंप्लीट कर ले। अब मैं आपको लिटरेचर वाला पोर्शन भी एक बार सॉल्व करा देती हूँ, बहुत जल्दी से रिवीजन करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आ गए हैं आपके, है ना। तो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग फॉर एनी वन ऑफ द टू। मतलब आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, जस्ट आपको एक ही अटैम्प्ट करना है। जैसे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपको वैसे ही फॉलो करना है। आप डबल अटैम्प्ट करके नहीं आएंगे, आपका लास्ट वाला क्वेश्चन कट हो जाएगा अगर आप करके भी आएंगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, जितना आपसे पूछा गया है आप उतना अटैम्प्ट करके आना। पढ़ते हैं एक्सट्रैक्ट हमारा, देख लो। Oswell moved to an armchair and sat down heavily. I'm going to raise the devil with the management this time and you can bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through the nuisance of a balcony. तो यहाँ पे ऑसबेल फॉलर को बोल रहा था, आराम से बैठ जाता है वो, और वो कहता है कि मैं कंप्लेन करूँगा मैनेजमेंट को कि आप लोग जो है कुछ भी जो है सिक्योरिटी नहीं है आपकी यहाँ पे। और ऐसा दूसरी बार हुआ है कि जो है 1 मंथ में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि मेरे कमरे में कोई एंटर कर गया बालकनी से, है ना। तो यहाँ पे वो झूठ बोलता है। यहाँ पे वो क्या कर रहा था, मनगढ़ंत कहानी बना रहा था। अब देखो इसके आंसर फटाफट से आप दे पाएंगे, बहुत ही आसानी से आप इसके आंसर दे पाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आंसर देने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। हु इज ऑसबेल, ऑसबेल कौन था, आपका आंसर हो जाएगा ए सीक्रेट एजेंट, खत्म आंसर। देखो नंबर कितने आसानी से आपको मिलेंगे यहाँ पे, है ना, अगर आपने पढ़ा है तभी। अ सीक्रेट एजेंट। नेक्स्ट है आपका ऑसबेल annoyance एट द बालकनी व्हेन ही सेज न्यूसेंस ऑफ बालकनी कुड बी कॉल्ड फेक, व्हाई इज इट सो, व्हाई इज इट सो। तो यहाँ पे कैसे हुआ, आपको कैसे पता कि वो झूठ बोल रहा है। उसने बोला ना कि बालकनी की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे हुआ है, तो ये आप इसको फेक कैसे कहेंगे, आपको कैसे लगेगा। क्योंकि जब लास्ट में वो बताता है ना, लास्ट में वो एडमिट कर लेता है कि वहाँ पे बालकनी नहीं थी, मतलब उसने झूठा ड्रामा किया सारी चीज़ों के साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वर्ड रिप्लेसेस सेट डाउन हैवली इन द सेंटेंस, ऑसबेल मूव टू एन आर्मचेयर एंड सेट डाउन हैवली। इस स्टेटमेंट की जगह पे आपको रिप्लेस करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्लम्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। Dilnaz is a new tenant in a locality and Mrs. Mehta is the landlady. Choose the option that lists an action that would require Mrs. Mehta to raise the devil with Dilnaz. अच्छा नहीं, ये वाला ऑप्शन इसमें ना मतलब गलती से इसमें आ गया। आई थिंक ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट रुको, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ फिर भी। दिलनाज इज़ अ न्यू, ये मतलब आपके चैप्टर में तो है नहीं, है ना, इसको भी एक बार देख लेते हैं। दिलनाज इज़ अ न्यू टेनेंट इन हर लोकेलिटी, ठीक है, एंड मिसेस मेहता इज़ अ लैंडलेडी। दिलनाज जो है वो किराए पे रहती है, मतलब उन किराएदार है, एक नई लोकेलिटी में आई है। कहाँ पे, मिसेस मेहता की कॉलोनी में आई है, वो वहाँ की लैंडलेडी हैं। चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट एन एक्शन दैट वुड रिक्वायर मिसेस मेहता टू रेज द डेविल विद दिलनाज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एक्शन वो यहाँ पे करेंगी। तो यहाँ पे जो आपका वर्ड दिया है ना, रेज द डेविल, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर करना। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, एलिवेटर यूज़ करेगी, तो एलिवेटर से तो कोई भी शोर शराबा नहीं होगा, नो। फीड द स्ट्रे डॉग, ये भी नहीं होगा, है ना। वर्क लेट एट नाइट स्टे होम इन द आफ्टरनून ओनली, ये भी नहीं होगा। तो रेज द डेविल का मतलब क्या होगा यहाँ पे, शी प्लेस म्यूजिक लाउडर देन इज नेसेसरी लेट इनटू द नाइट। तो शोर तो इसी से होगा ना, कि डिस्टर्बेंस होगा नॉइस की वजह से, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सट्रैक्ट फटाफट। तो पहला वाला एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया, दूसरा वाला ये रहा। आपको दोनों में से कोई एक ही करना है, देखते हैं। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea to answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employee. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. Okay. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब उसको लेटर मिला पोस्ट मास्टर को, तो उसने खोला, है ना, और उसको बहुत सरप्राइज हुआ, वो बहुत शॉक्ड हो गया कि मतलब कोई भगवान पे इतना विश्वास करता है कि भगवान के नाम पे लेटर ही लिख दिया है। अब उसने सोचा कि मैं मतलब इस इंसान का जो विश्वास है भगवान में, उसको ऐसे डगमगाने नहीं दूंगा। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि हेल्प करता है। अब हेल्प करने के लिए पैसे भी चाहिए भाई, पेपर इंक की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ में पैसे भी चाहिए।
ठीक है, अच्छा काम करने के लिए पैसे उसको नीड थी उस टाइम पे। तो उसने क्या किया, बाकी के सारे जो एम्प्लॉइज़ थे सबसे वो बातचीत करता है और बोलता है कि चैरिटी के नाम पे हम थोड़ा जितना भी अमाउंट हमारा बन सकेगा हमसे हम इकट्ठा करेंगे और हम लेंचो को भेज देंगे। तो लेंचो को वो जो पैसे भेजते हैं वो 70 भेज पाते हैं। वो डिमांड कितनी करता है, 100, है ना। तो वहाँ पे जब वो गया तो अपना लेटर लेने के लिए पहले ही वहाँ पे पहुँच जाता है। और उसके बाद क्योंकि जब वो लेटर उसको हैंड ओवर किया जाता है, लेंचो जब अपना लेटर लेता है तो उसको उसका जो सेटिस्फेक्शन है उसको देख के ना जो पोस्टमैन है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है वहाँ पे कि उसने कितना अच्छा काम किया है। वो ऑफिसर देखता रहता है अंदर, पोस्ट मास्टर अंदर से देख रहा है, पोस्टमैन उसको लेटर जो है वो हैंड ओवर कर देता है। आंसर देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन के आंसर देख लो। पहला है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिचुएशन वेयर द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। तो इस सिचुएशन की क्या इंपॉर्टेंस है जब पोस्ट मास्टर ये डिसाइड करता है कि वो लेंचो की हेल्प करेगा, है ना। आपको आंसर देना है 40 वर्ड में, 3-4 लाइन में आपका आ जाएगा आंसर ये। तो पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है लेंचो की हेल्प करने के लिए, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लेंचो का जो विश्वास है, लेंचो का जो फेथ है भगवान में, वो जरा सा भी ऐसे मतलब डगमगा जाए, है ना। तो ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी टू बी सेंड टू लेंचो। तो लेंचो के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करता है, उसके पास तो इतने सारे पैसे नहीं थे। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है यहाँ पे, मतलब आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू सेंड टू लेंचो, नहीं, ओके। The contribution to Lencho, his monthly salary to Lencho, the collected money to Lencho. So he collected money from his employees and gave. He collected money from his employees, friends, है ना, and gave a part of his salary to send to Lencho. आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। And gave the contribution to, नहीं, यहाँ पे ये वाला करो आप, यहाँ पे करो गिव द कॉन्ट्रीब्यूशन टू लेंचो, क्योंकि सबसे कलेक्ट किया ना उसने, खुद ने तो नहीं दिया उसने, है ना। तो उसने सबसे कलेक्ट किया यहाँ पे, तो ये वाला हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट आपका। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द वर्ड इन द फ्रॉम द पैसेज विच इज़ ऑपोजिट टू द फ्रेज वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वेरी फ्यू का आपका मतलब हो जाएगा यहाँ पे सेवरल। आपको दिया होगा उसमें पैसेज में, एंड योर आंसर विल बी सेवरल, SEVERAL, सेवरल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द थिंग्स द पोस्ट मास्टर केप्ट इन द एनवेलप। तो वो क्या रखता है एनवेलप के अंदर। स्टेट 1 इन्फ्रेंस अबाउट द पोस्ट मास्टर फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया टू आंसर द लेटर। तो क्या वो क्या सोचता है, अब देखो इससे आपको क्या पता लगता है ना। इससे आपको ये पता लगता है कि जो पोस्ट मास्टर था, है ना, वो कैसा पर्सन था। पोस्ट मास्टर के बारे में पूछा ना, एक तो आप लिख सकते हैं कि वो गुड था, ठीक है, मतलब आप उसको लिख सकते हैं काइंड था, है ना। काइंड की जगह पे आप कंपैशनेट भी लिख सकते हैं, कंपैशनेट, गुड था, कंपैशनेट हो गया आपका, मतलब काइंड हो गया। और आपका आप उसको ये भी कह सकते हैं कि वो सेंसिबल भी था, समझदार था, तभी तो उसने इतना स्टेप उठा लिया, अदरवाइज़ वो क्यों हेल्प करता अगर वो दिमाग नहीं लगाता बिल्कुल भी। तो सेंसिबल भी था। और वो जो है किस चीज़ से इंप्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो लेंचो की सिंसियरिटी को देख के, लेंचो के विश्वास को देख के वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है लेंचो से, और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसको हेल्प यहाँ पे करेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे जो आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका पोइट्री वाला सेक्शन है, ठीक है। तो आपको 2 पोएम दी होंगी, आपको जस्ट एक ही अटेम्प्ट करना है। पढ़ते हैं। My head is full of whisper, wish tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Wind rush to meet them, the moon is broken like a mirror into pieces flesh now in the crown of the tallest oak. आप समझ गए होंगे चैप्टर जो है आपका कौन सा वाला है। तो आपका ये द ट्री से ही आ गया आपका। आपके आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। वाई वुड द विस्पर्स बी साइलेंट टुमारो। तो यहाँ पे जो फुसफुसाहट है वो अगले दिन क्यों खत्म हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जो पेड़ हैं वो बाहर चले जाएंगे, जो पेड़ है वो जंगल में चले जाएंगे, इसलिए वहाँ पे शांति हो जाएगी। नेक्स्ट है द फॉरेस्ट अंडर गोज ट्रमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट। तो फॉरेस्ट जो है उसमें रात भर क्या हुआ, उसमें बहुत ही ज़्यादा, ट्रमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुए, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए वहाँ पे। डिस्कस विद रेफरेंस टू द पोएम द ट्रीज। तो ट्रीज जो पोएम आपकी मैं बता रही हूँ आपको, उसी के बारे में आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे क्या बताया गया है, जो पेड़ हैं जंगल में, जो पेड़ है उनको काट दिया जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उनको काट दिया जाता है, क्योंकि लोगों को अपना काम करने के लिए कहीं घर चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया चाहिए, इंडस्ट्रियल चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो उनको काटते हैं पेड़ों को। पेड़ को काटने के बाद वो जो इतना हरा भरा जो पूरा जंगल था उसको क्या कर देंगे, बैरन लैंड में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। और घर में लोग क्या करने लगे, आजकल घर में प्लांट्स लगाने लगे अपना डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, इस तरह से, ठीक है। तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ फिर भी अपने आप को फ्री करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पेड़ आपने विंडो के पास में लगा दिया है तो वो
क्या विंडो के अंदर तक अपनी ब्रांचेस को रखेगा? नहीं ना, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका नेचुरल हैबिटेट क्या है? उसका नेचुरल हैबिटेट यहाँ पे फॉरेस्ट ही है। तो रात भर जो रूट है वो काम करती हैं, वो रास्ता ढूंढती हैं कि कहीं से भी इनको एक क्रैक मिल जाए, है ना, कहीं से भी एक दरार मिल जाए जिससे वो निकल के बाहर आ जाए। जो पत्तियाँ हैं वो विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। जो ट्विग्स बहुत सॉफ्ट हैं वो अपने आप को ऐसे हार्डन कर लेंगी, बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्ड बना लेंगी, है ना, और वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पे एड्रेनलिन रिच जो है आपकी, वो यहाँ पे ये कन्वे करना चाहती हैं मैसेज के थ्रू में, जो पोएम है आपकी ट्रीज के थ्रू, कि जो पेड़ हैं उनको हमें एक्चुअल में जंगल में ही रहने देना चाहिए, उनको हमें ऐसे घर में बंद नहीं करना चाहिए कि अपने घर की डेकोरेशन के लिए हमने क्या कर दिया, उनको घर में कन्फाइन कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स एज द सेम एज क्वाइट। तो क्वाइट का मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो आपको समझ में आ गया होगा, साइलेंट है। अब देखो यहाँ पे कहाँ से ढूंढेंगे, तो ये रहा आपका, यहाँ पे साइलेंट था ना, यहाँ पे कहीं पे ये रहा, तो क्वाइट का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका, विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज इन द लास्ट लाइन, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। तो यहाँ पे कौन सा जो है आपका पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया गया है? तो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया है आपका इमेजरी, है ना, यहाँ पे आपका जो है पोएटिक डिवाइस इमेजरी यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इमेजरी जो है वो आपका यूज़ किया गया है ना। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। नेक्स्ट आपका, रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपका देखो कस्टर्ड वाले से आ गया, कस्टर्ड द ड्रैगन। तो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज एंड रियलियो ट्रुएलियो, एक सेकेंड, रियलियो ट्रुएलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। तो आपको यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस बताना है कस्टर्ड ड्रैगन के बारे में। तो कस्टर्ड के बड़े बड़े, है ना, बहुत शार्प टीथ थे, उसकी बैक पे स्पाइक्स थे, किसी को भी डरा सकता था, ठीक है, और उसके मुंह को जो है ना, मतलब फायर प्लेस के तरह समझा गया है यहाँ पे। उसकी नोज़ को चिमनी से रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब चिमनी के साथ कंपेयर किया गया है यहाँ पे। उसके जो पैर हैं, जो टोज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हैं और शार्प हैं, इतने ज़्यादा शार्प, जैसे चाकू होता है ना बहुत, है ना, किसी को भी कट कर सकता है, ऐसे उसके पैर हैं, बिल्कुल उसके टोज़ हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड। This extract described the physical appearance of custard. He carried all the features of यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ड्रैगन, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ड्रैगन। That could make him powerful, scary and brave. थर्ड क्वेश्चन है, which बिलीफ अबाउट ड्रैगन इज इन कंट्रास्ट टू द कस्टर्ड्स बिहेवियर इन द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे इनके बारे में जो है वो कौन सा बिहेवियर जो है कस्टर्ड का, जो कौन सा बिहेवियर है वो बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, कि ड्रैगन ऐसे होते हैं, बट यहाँ पे कस्टर्ड के साथ ऐसे बिल्कुल उल्टा है, कस्टर्ड को बिल्कुल ऐसा समझते नहीं थे लोग। तो यहाँ पे पहला तो हो जाएगा आपका ब्रेव एंड फियर्ड, ये दोनों है कि वो जो है मतलब ब्रेव होते हैं आपके ड्रैगन्स, बट यहाँ पे वो फियर्ड, साथ साथ यूज़ किए गए ना, दोनों के दोनों कंट्रास्टिंग वे में इनको यूज़ किया गया है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ दिया है, ऑप्शन में दिया गया है आपको, देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा ड्रैगन्स आर ब्रेव एंड फियर्ड, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इसका कोई मतलब नहीं है, जिन्हीं थोड़ी ना जो विश पूरा करेगा। तो योर आंसर विल बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, कमेंट ऑन द पोएट्स यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन दीज लाइन्स। यहाँ पे पोएट ने कैसी लैंग्वेज यूज़ करी है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, काफ़ी लंबी सी पोएम है आपकी, तो आप इसको पढ़ेंगे तो इसकी लैंग्वेज आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, मतलब सिंपल वे में लिखा गया है इसको, और बहुत ही ऐसा लिखा गया है कि आप ना ऐसा लगेगा जैसे आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्वर्सेशनल टोन में इसको लिखा गया है यहाँ पे, है ना, तो बहुत ही ह्यूमरस सी पोएम है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, तो ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम करते हैं अपनी जो हमारे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, हमारे 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे यहाँ पे। आपको यहाँ जो क्वेश्चन दिए जाएंगे 5 क्वेश्चन, आपको इसमें से बस 4 ही अटैम्प्ट करने हैं। कुर्गी पीपल मैन ऑफ वेलोर क्यों कहा गया है? तो वेलोर का मतलब क्या होता है? अपनी ब्रेवरी की स्टोरियाँ किसी को ऐसे सुनाना, है ना, ब्रेवरी जो टेल्स हमारी, उनको वेलर कहा जाता है। तो कुर्गी लोग जो हैं वो ऐसे क्यों थे और कैसे थे, मतलब वो क्यों थे, कैसे थे, इस तरह से, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो कुर्गी जो थे उनके यहाँ पे एक स्पेशल बात क्या थी कि वो हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देते थे। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है कि कोई गेस्ट घर में आ जाए तो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मेहमान नवाजी, है ना, बहुत अच्छे से करते थे। और उनको क्या शौक़ था, वो ये ज़्यादा सोचते थे, मतलब ये करते थे कि अपनी जो भी वेलर की जो भी टेल्स हैं, अपनी बहादुरी की जो भी किस्से हैं सारे, वो अपने जो उनके यहाँ पे गेस्ट आते थे उनको सुनाते थे। अपने किस्से सुना दे, अपने बच्चों के सुना दे, अपने फादर के सुना दे, सारे किस्से वो उनको सुना दिया करते थे यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे क्या बताया गया है आपको कि इंडियन आर्मी में जो आपका ये कुर्गी जो लोग हैं
जो यहाँ का रेजिमेंट है, यहाँ की जो आर्मी है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है। इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड आर्मी जो है ना वो इन्हीं की मानी जाती है, कुर्ग जो रेजिमेंट है वहाँ पे। और जो पहले चीफ थे हमारे इंडियन आर्मी के, जनरल करियप्पा, वो भी कौन थे, कुर्गी ही थे यहाँ पे। तो कुराबूस जो है ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको आज भी मतलब क्या है, जिनको बिना लाइसेंस के वो अपने पास जो है फायर आर्म को आराम से कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू थिंक द टाइगर वुड से टू यू एज अ विजिटर। आपको क्या लगता है कि टाइगर आपको क्या कहेगा एज ए विजिटर, है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो तो लोगों को इग्नोर करता है ना। मान लो कि ये टाइगर बोल रहा है, ये प्लीज़ स्टॉप शेयरिंग, टाइगर आपसे कह रहा है, टाइगर बोलता नहीं है पर देख लो, है ना, तो प्लीज़ स्टॉप शेयरिंग, यू हैव नो आइडिया। अब यहाँ पे वो क्या कहेगा, वो बताएगा कि आपको कोई आइडिया नहीं है। क्या बता सकता है कि आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे कंफर्ट में नहीं हूँ, बिल्कुल मैं अनकंफर्टेबल हूँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ऐसा भी वो हमें कह सकता है ना। यू हैव नो आइडिया हाउ कंफर्टेबल है वो वहाँ पे, है ना, हाउ कंफर्टेबल इज़ ही। नेक्स्ट यहाँ पे और वो क्या कहता है, वो यहाँ पे ये भी बताता है कि यहाँ पे वो इग्नोर करता है सबको। वो क्या करता है, सबको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है ना यहाँ पे। क्यों कर रहा है इग्नोर करने की कोशिश, क्योंकि यहाँ पे वो जो ह्यूमंस है उनको क्या मान रहा है, वो ह्यूमंस को मान रहा है कि यहाँ पे उनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ह्यूमंस में कोई फीलिंग नहीं है, तभी तो उन्होंने क्या कर दिया है, उसको यहाँ पे बंद कर लिया अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए। और कोई भी उस केज से उसको बाहर नहीं निकाल रहा है, उसकी जो फ्रीडम है उसको कर्टेल कर दिया गया है, उसको ऐसे बांध के रख लिया गया है, और मुझे ज़बरदस्ती इस केज में रहना पड़ रहा है जो बहुत छोटा सा है, और मैं सिचुएशन से बिल्कुल फर्ड अप हो चुका हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैं इन विजिटर्स को इग्नोर करता हूँ। ये टाइगर्स के शब्द हैं, आप मान लो कि टाइगर आपसे ये सब कह रहा है ना। नेक्स्ट आपका, व्हाट रीज़न डज लोमोव गिव फॉर हिज डिसीजन टू मैरी। तो लोमोव ने क्या बताया, क्या रीजंस बताए शादी के लिए। तो लोमोव जो है वो नातलिया से ऐसे प्यार तो नहीं करता था, मतलब है ना, उसके साथ अच्छे रिलेशन में तो कुछ नहीं था उसका, बट वो शादी करना चाहता था क्योंकि उसको स्लीप सिकनेस की प्रॉब्लम थी, है ना, और उसकी एज भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उसको ऐसे कंपेनियन की ज़रूरत थी जो उसका ध्यान रख सके स्पेशली। तो नाटलिया को वो बिल्कुल परफेक्ट समझता है कि अच्छा खासा मतलब काम कर लेती है घर का, एजुकेटेड भी है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। तो ये सारे फैक्टर वो उसको बताता है, मतलब हमें बता रहा है कि जिसकी वजह से वो नाटलिया से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप सबका आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। वाई डज एनी नीड टू गिव ए अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली। अपनी फैमिली के बारे में वो क्यों लिखती है इंट्रोडक्शन वहाँ पे डायरी में। डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर आउटसाइडर। तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया होगा, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कराई इसमें मैंने पक्के कराए हैं आपको क्वेश्चन। देखो इसका आंसर हो जाएगा, एनी जो है वो बहुत छोटी थी, उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था, तो वो अपनी डायरी को ही अपना जो है बेस्ट फ्रेंड बना लेती है, अपनी जो भी फीलिंग्स हैं वो सारी की सारी उसमें लिख देती है। तो यहाँ पे वो किटी को जो है एक इनसाइडर समझती है, अपना क्लोज फ्रेंड समझती है, तभी तो उसमें वो सारी चीज़ें लिख पाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो अपनी फैमिली के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए देती है ताकि लोग उसको अच्छे से समझ लें। अगर वो सीधा सीधा अपने बारे में ऐसे लिख दे और लोगों को उसके बारे में इंट्रोडक्शन कुछ भी ना पता हो तो लोग समझ नहीं पाएंगे जल्दी से। अगर उसको बेस पता होगा, कोई बैकग्राउंड पता होगा उसके बारे में, तभी तो लोग उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे ना, इसलिए वो सारी चीज़ें अपनी पहले बता देती है फैमिली के बारे में। नेक्स्ट है आपका, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब देखो इससे आप समझ जाना, पेरिश ट्वाइस ये 2 बार मरने वाली बात है ना, किस चीज़ में है ये, मतलब 2 तरह से। ये था आपका फायर एंड आइस से। हाउ विल द वर्ल्ड पेरिश ट्वाइस, कैसे जो दुनिया है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। आपको बता भी दिया कि फायर और आइस में के बारे में आपको लिखना है। अब पोएट के अकॉर्डिंग जो दुनिया है ना वो समझता है कि फायर की वजह से दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो फायर है वो क्या है, फायर एक तरह का, फायर को यहाँ पे किसके साथ में रिप्रेजेंट किया गया, डिज़ायर के साथ में, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि अगर दुनिया को 2 बार ऐसे पेरिश होना है ना, तो वो क्या करेगा, वो हेट्रेड की वजह से भी हो सकता है, जिसको यहाँ पे आइस के साथ में सिंबलाइज किया गया है। पोएट को ऐसा लगता है कि लोगों के मन में जो नफरत भरी हुई है ना, वो भी क्या कर सकती है, वो भी फायर के जैसा ही काम कर सकती है बिल्कुल। तो दोनों फैक्टर यहाँ पे बता दिए हैं कि दोनों क्या करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे इंसान को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब जो नफरत है ना, वो अगर किसी के मन में ऐसे बैठ गई है तो वो हमेशा ऐसी मन में रह जाती है। और जो फायर है आपकी, उसको डिज़ायर के साथ में क्यों कंपेयर किया है, जैसे हमारी कभी डिज़ायर खत्म नहीं होती है, ऐसी फायर भी अगर एक बार लग गई ना कहीं पे ऐसे, तो उसकी जो फ्लेम्स है वो काफ़ी हाई जो है वो जाती रहती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है आपका, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। यहाँ पे भी आपको क्या दे दिया, आपको क्वेश्चन दे दिए हैं फुटप्रिंट्स में, सर आपको आंसर करना है। व्हाट वाज मिस्टर हैरियट स्ट्रिक्ट एडवाइस। तो मिस्टर हैरियट की स्ट्रिक्ट एडवाइस क्या थी, उन्होंने मिसेस पंफ्रे को कहा था कि भाई ट्रिकी को ज़्यादा खाना मत दो, उसकी जो स्वीट्स आप उसको खिलाते हो, जो उसको चॉकलेट्स खिलाते हो, उन सब पे ध्यान दो, थोड़ा कम करो, उसको एक्सरसाइज कराओ, है ना। नेक्स्ट, डिड मिसेस पंफ्रे एग्री टू हिज एडवाइस। क्या मिसेस पंफ्रे उसकी बात को मान लेती है। तो ट्रिकी जो है
उसकी बात को एग्री तो करती है बट उस पर एक्शन नहीं लेती है, कुछ भी उसे एग्जीक्यूट नहीं करती है। और टाइम के साथ साथ जो है ट्रिकी की हालत ख़राब होती जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ट्रिकी पे ध्यान नहीं देती है, ट्रिकी को ओवर फीड करती रहती है बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार के कारण, जिसकी वजह से उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड इफ़ यू वर ऑन द वन ऑफ द गेस्ट विटनेसिंग होलीज वेडिंग व्हेन शी रिफ्यूज टू मैरी विशंबरनाथ? तो आपका रिएक्शन क्या होता अगर आप भोली की जगह पे होते? हमने पढ़ा था ना, भोली वो शादी करने के लिए मना कर देती है क्योंकि विशंबर बहुत लालची था, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो विशंबरनाथ से शादी करने के लिए मना कर देती तो आपका यहाँ पे रिएक्शन क्या होता? तो सिंपल सी बात है भाई, उसने अच्छा ही किया ना, यहाँ पे उसने गलत तो कुछ भी नहीं किया। तो आपका आंसर आप अपनी तरह से इसको लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं कि भोली को आप सपोर्ट करेंगे अगर आप वहाँ पे होते, क्योंकि वो बिल्कुल सही कर रही थी यहाँ पे और उसने सही किया, उसको शादी के लिए मना कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर अगर वो इतना अच्छा सोच सकती है अपने पेरेंट्स के लिए, ओके, तो मतलब अच्छा ही है ना कि वो सोच रही है, वो उस ऐसे इंसान से शादी करने के लिए मना कर देती है जिसको बस उसके फेस से मतलब था, डॉरी डिमांड्स करता है, उसके पेरेंट्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करता है, तो इसलिए उसने बिल्कुल सही किया यहाँ पे। तो मतलब आप सपोर्ट करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू बिकम विजिबल एंड टू गो टू आइपिंग? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू बिकम विजिबल एंड गो टू आइपिंग? तो वो क्यों डिसाइड करता है कि वो दोबारा से विजिबल हो जाएगा और आइपिंग चला जाएगा? आइपिंग आपका विलेज है, कहाँ पे? लंदन में। तो ग्रिफिन था तो बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट, बट उसने बदला लेने के लिए, अपने लैंडलॉर्ड से बदला लेने के लिए उसने क्या किया, उनके घर में आग लगा दी, उसने ऐसे ऐसे ड्रग्स बना दिए जिससे वो इनविजिबल हो गया। बट वो वहाँ पे इनविजिबल होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, है ना, उसको अपने कपड़े रिमूव करने पड़ते थे क्योंकि वो चोरी करने लगा था, तो उसको अपने कपड़े रिमूव करने पड़ते थे इनविजिबल होने के लिए। अब विंटर सीजन का टाइम था, मिड विंटर सीजन का, अब ऐसे में वो बिना कपड़ों के तो ऐसे नहीं सर्वाइव कर सकता था, तो डिसाइड करता है कि मैं दोबारा से विजिबल हो जाऊँगा और मैं आइपिंग चला जाऊँगा। इसलिए वो आइपिंग गया वहाँ पे और सोचता है कि कोई मुझे से पहचान नहीं पाएगा, कोई मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो उसने क्या किया, वहाँ से आइपिंग में वो गया, वहाँ पे एक लोकल इन में वो चला जाता है, वहाँ पे रूम लेके वहाँ पे वो रहना शुरू कर देता है जहाँ पे उसको कोई भी नहीं जानता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। अभी आपके कौन से क्वेश्चन है, ये आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गए। देखो यहाँ पे लुक एट द इमेज ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ टेबल लगा, ओके, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताया गया है, अब्राहम मैस्लो devised a theory of motivation that show the basic need at the bottom and more advanced need as you move up. It includes the theory that fundamental need must be met before an individual can be motivated to achieve higher order needs. तो इब्राहिम मैस्लो ने यहाँ पे एक थ्योरी दी है मोटिवेशन को लेकर, जहाँ पे इन्होंने बेसिक नीड्स को बताया बिल्कुल बॉटम पे, फिर जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे तो वो जो नीड्स हैं वो थोड़ा क्या हो गई, एडवांस्ड हो गई है जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे जो है ऐसी थ्योरी के बारे में बताया गया है, इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है यहाँ पे कि फंडामेंटल नीड्स जो है उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए वो सब आपको यहाँ पे बताया गया। देखो ये दे दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे बेसिक नीड दिए हैं, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, यहाँ पे सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स हैं आपकी। वेयर इन दिस हायरार्की ऑफ नीड वुड यू लोकेट द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स? अब यहाँ पे चैप्टर जो है वो कौन सा वाला दिया है, यहाँ पे आपको दिया है सीगल वाला चैप्टर, है ना। तो सीगल वाले चैप्टर में क्या था, सीगल वाला जो चैप्टर था उसमें वो बेचारा सीगल जो है वो डरता था, तो हम उसको यहाँ पे कहाँ रखेंगे, हम कौन सी कैटेगरी में उसको रखेंगे? तो यहाँ पे हम उसको जो है बेसिक नीड वाली कैटेगरी में हम उसको रख पाएंगे इस हायरार्की में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो नीड्स है ना ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल थी उसके लिए। सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, फूड, वाटर, वार्म, ये सारी तो वार्म थी, ये सारी चीज़ तो उसको रिक्वायर्ड थी ना सारी की सारी। तो ये सारी की सारी नीड्स जो हैं वो ज़्यादा एसेंशियल थी उसके सर्वाइवल के लिए, या किसी के लिए भी, अगर कोई इंसान है या कोई भी कुछ भी चीज़ है तो उसके लिए सर्वाइवल के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए अपने आप को, ये सारी चीज़ों की जो है वो बेसिक आपकी नीड है यहाँ पे। और ये जो नीड्स हैं हमें टाइम टू टाइम ये चाहिए होती हैं। हंगर है, ये तो नहीं कि हमने एक बार खाना खाया, हम परमानेंट बिना खाना खाए रह सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीगल को जो है हम पहले वाली कैटेगरी में यहाँ पे रखेंगे। आप इसको अपनी तरह से आंसर लिख सकते हैं। Prejudice based on race and color or any other person causes profound hurt. Write about one character from the chapter in the first flight who was subjected to certain prejudice का मतलब होता है जैसे पार्शलिटी, आप नॉर्मल भाषा में आप समझ सकते हैं इसको। कंसिक्वेंस आपको बताना है यहाँ पे इस कैरेक्टर के लिए, इस पक्षपात कैरेक्टर के लिए। आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के साथ में आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में क्या था, वहाँ पे लोग जो है क्या कर रहे थे, पार्शलिटी कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। किस चीज़ पे? रेस के बेस पे, कलर के बेस पे, है ना। तो बहुत ही गलत था ये। आप किसी को भी ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोगों को क्या करते हैं, हम लोगों को वैसे ट्रीट करते हैं जैसा हमारा माइंड उनके बारे में सोचने लगता है। हम ये नहीं जानते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है उसकी क्या इंटेंशन है, वो कैसा पर्सन है, हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, बस हम उसको ऐसे ही जज करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे आप इसको अपनी तरह से जैसे आपको समझ में आए आप इसको वैसे आंसर को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फर्स्ट फ्लाइट का जो आपका चैप्टर था
इसमें सॉरी, ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाला आपका चैप्टर है नेल्सन मंडेला वाला, उसमें भी तो ऐसे ही हुआ। लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो है उनको डिस्क्रिमिनेट किया, जो ब्लैक पीपल थे उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उनके जो भी फंडामेंटल राइट्स वगैरह थे उनसे भी उनको दूर रखा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में एक ब्लैक प्रेसिडेंट बन गया जिसके हाथ में सारी पावर आ गई, और उनके हाथ में पावर आने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर दिए। उन्होंने ऐसी गवर्नमेंट बना दी डेमोक्रेटिक, जो कि नॉन रेशियल थी, जहाँ पे लोगों को ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 11 क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है आपका, योर टीचर कंडक्टेड एंड टर्न tables in class and ask you to put forth your views on fragility in life as the ideal way to live। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही है आपका। राइट द डिबेट स्क्रिप्ट विद पॉइंट टू सप्लीमेंट योर स्टैंड बोथ फॉर अगेंस्ट द मोशन एंड कंक्लूड विद योर ओन व्यूज, आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेसन द नेकलेस। तो आप यहाँ पे नेकलेस के बारे में आप कह सकते हैं, ठीक है। देखो नेकलेस चैप्टर में क्या हुआ, नेकलेस में ये हुआ कि उसने अपनी विशेष को ऐसे पूरा करने के लिए, नॉर्मल भी तो वो रह सकती थी मैटिल्डा, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसको तो अच्छे कपड़े और सब चीज़ें चाहिए थी, बिल्कुल लग्जीरियस, उसको लाइफ पसंद थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको बताया है। अब देखो यहाँ पे जैसे कोई इंसान है ना, अगर कोई फ्रिजल है, फ्रिजल मतलब का मतलब होता है जो कम खर्च करता है, थोड़ा इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको उतना ही खर्चा करना चाहिए जितना आपके लिए रिक्वायर्ड हो, है ना। इकोनॉमिकली अगर आपको स्ट्रॉन्ग होना है थोड़ा सा, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उतना ही खर्च करना चाहिए जितना आपके लिए रिक्वायर्ड हो। जो रिसोर्सेज हमारे लिए ज़रूरी है उनको हमें यूज़ करना चाहिए। अब ये रिसोर्सेज हमारे लिए कैसे भी हो सकते हैं, खाना, कपड़े, कुछ भी आप मान सकते हैं। वेस्टेज को थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है हम उनको यूज़ तो करते हैं, बट हम उनको ऐसे यूज़ नहीं करते हैं जैसे हमें करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई चीज़ आ गई है तो हम क्या सोचते हैं कि आज ही आज यूज़ कर लो, कल हमारे पास नहीं होगी, बट हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको थोड़ा सा फ्यूचर के लिए भी बचा के जो है हमें रखना चाहिए यहाँ पे। तो मैटिल्डा ने भी ऐसा ही किया चैप्टर में। उसने अपनी जो भी उसको खाने, कपड़े सब कुछ मिल रहे थे ना, बट उसने अपनी और ज़्यादा अपनी जो उसकी डिज़ायर थी वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है। बट लास्ट में क्या हुआ उसके साथ में, लास्ट में उसके साथ तो कुछ नहीं हुआ, एक्चुअल में उसके हस्बैंड के साथ हुआ, जिसको सारी चीज़ें पे करनी पड़ी, और पे भी उसके लिए करनी पड़ी जो एक्चुअल में रियल नेकलेस नहीं निकला था यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मनी को प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मनी हमारे लिए। तो मनी को हमेशा वाइजली ही यूज़ करना चाहिए, ऐसे हमें कहीं भी वेस्ट जो है मनी को नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके अलावा अगर आज के टाइम में हमारे पास पैसा नहीं है ना, तो हम आप समझ लो कि हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है ना। हर चीज़ के लिए मनी चाहिए आपको, है ना। तो आपको ऐसे ही करना चाहिए कि आपको जो है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना चाहिए, बट ये नहीं है कि आप जो है मनी को भी इतना ऐसे मतलब पानी की तरह बहाना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज अनिल, हाउ डिड ही ट्रांसफॉर्म हरी सिंह कैरेक्टर। तो अनिल कौन था और उसने हरी सिंह को कैसे जो है पूरा चेंज कर दिया, तो आपको पता ही है। अनिल एक 25 ईयर्स का एक ओल्ड मैन था, यानी यंग ही था, वैसे तो ओल्ड नहीं था, है ना। और काफ़ी लंबा था, बहुत पतला सा था और बहुत ही सिंपल सा था वो। बट जब उसको वो देखता है, हरी सिंह उससे मिलता है, झूठ बोल के उसके पास आ जाता है, अपना नाम झूठ, उसको ना अपना नाम गलत बता देता है यहाँ पे, ठीक है। नाम गलत बताने के बाद वो उसके घर में रहना स्टार्ट कर लेता है, बट फाइनली उसको सारी चीज़ें देता है। वो उसको पढ़ना लिखना सिखाने के लिए भी वो बोलता है, बट वो क्या करेगा, वो उसको लास्ट में चीट कर देगा, है ना, चीट करके चला जाएगा। बट लास्ट में उसे दुख होगा, उसको अच्छा नहीं लगता है कि उसको चीट करके वहाँ से चला गया है। फिर वो वापस भी आएगा उसके पास में, अपनी गलती को रियलाइज़ करेगा। और यहाँ पे जो अनिल था, उसने उसको पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया, पुलिस को हैंड ओवर ना करके उसको वो मौका देता है अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, जिससे कि हरी सिंह जो है बाद में एक अच्छा इंसान बन जाता है ना। तो आप इसको अपनी तरह से आंसर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लिटरेचर वाला पोर्शन, ग्रामर वाला पोर्शन दोनों कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और प्रैक्टिस सेट करा दूँगी, जिसमें मैं आपको फिर से ग्रामर और फिर से लिटरेचर वाला पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट करा दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।